दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम जो बात करने वाले हैं वो अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर 2 जो कि बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यानी कि थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। आपने 10th तक भी देखा होगा कि कुछ ना कुछ थ्योरी आपने पढ़ी ही है और किसी न किसी चीज़ के प्रिंसिपल बनते ही हैं। साइंस में भी आपने बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल यानी कि लॉज पढ़े होंगे, जैसे लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया, थंब रूल्स, ऐसे कई लॉज पढ़े होंगे। वैसे ही अकाउंटेंसी में कुछ प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत रहते हैं जिनको बहुत ही प्रैक्टिस के साथ, बहुत ही एक्सपीरियंस के साथ बनाए जाते हैं, यानी कि इनके ऊपर लंबे टाइम से स्टडी की जाती है और फिर इनको एक जनरल प्रिंसिपल माना जाता है कि ये सभी जितने भी बिजनेस फॉर्म्स हैं, जितने भी बिजनेस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके ऊपर ये अप्लाई होते हैं। और इन प्रिंसिपल्स का मेन जो ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मेन ऑब्जेक्टिव उनका यही होता है कि हमको ये रिलायबल यानी कि विश्वास करने लायक, एप्रोप्रिएट यानी कि फुल ऑफ एप्रोप्रिएट एविडेंस, फुल ऑफ एविडेंस, ठीक है, और यूज़फुल इंफॉर्मेशन हम सबको यानी कि यूज़र्स को प्रोवाइड करें। क्योंकि यूज़र्स कौन होते हैं, मैंने उसमें पिछले वीडियो में बताया था, जो कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अपना इंटरेस्ट रखता हो। इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि जिससे ऑर्गेनाइजेशन सबसे वो अटैच रहती है। और ये कौन सी इंफॉर्मेशन है? ये इंफॉर्मेशन है जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होती है। हर ईयर हम क्या निकालते हैं? फाइनेंशियल पोजीशन किसकी? बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हम यूजर्स को प्रोवाइड करते हैं, जो कि वहाँ पे इन्वेस्टर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं, गवर्नमेंट होती है या फिर कस्टमर होते हैं, एक्सेट्रा। और जो भी ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना, ये सब कन्वेनियंस है, कन्वेंशंस, इन सब को हम जनरली एक फर्दर टर्म में बांटेंगे, जो कि GAAP गैप है ना, जिसका फुल फॉर्म है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक, अब इसका हम मीनिंग जानते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। सुनना। गैप referred to the rules or guidelines adopted for recording and reporting of business transactions। यानी कि हमने शुरू में उसकी वैसे डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी बिजनेस ट्रांजैक्शंस में, कि हमको वो रिकॉर्ड करना है और किस आधार पर, रूल्स और गाइडलाइंस क्या जो कि अडोप्टेड की गई है ना, बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन ऑर्डर टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी इन प्रिपरेशन
एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमारा जो लास्ट में ईयर एंड में बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसको कंटिन्यूसली प्रेजेंट करना, मतलब ईयर बाय ईयर हमको कंटिन्यूसली प्रेजेंट करना, यूनिफॉर्मिटी के रूप में उसको लेकर आना, ये सब कुछ न कुछ रूल्स और गाइडलाइंस के थ्रू होता है ना। जैसे कि आप जनरली भी देखते हो, अगर आपको बोला जाए कि आप इस वे से जाना, तभी आप उस वे से जा पाओगे, या तो फिर आपको एक डेस्टिनेशन से पॉइंट टू डेस्टिनेशन अगर आप जाना चाहते हो तो आप बहुत सारे विचार करोगे, बहुत सारे राह ढूंढोगे कि कैसे पहुँचे वहाँ पे। अगर आपको पहले से ही बता दिया कि जाए कि आपको वहाँ पर जाना है और इस रास्ते से जाना है, तो आप उस रास्ते को फॉलो करते हुए वहाँ तक पहुँच जाते हो। वैसे ही गाइडलाइंस यहाँ पे अकाउंटिंग में दी गई है, जो कि गैप के नाम से जानी जाती है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक, अब इसी के अंतर्गत कुछ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस हैं जो कि हम फर्दर देखते हैं। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस जो कि नॉर्मली एग्ज़ाम में पूछा जाता है ना। हर एक एग्ज़ाम में इसको क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर एनुअली में, दोनों सभी एग्ज़ामों में पूछा जाता है। इन आधारों पर अकाउंटिंग होती है। तो फर्स्ट जो हमारा अकाउंटिंग एजम्पशंस है वो है गोइंग कंसर्न एजम्पशंस, है ना, ध्यान रखना, गोइंग कंसर्न एजम्पशंस। इसका मतलब ये होगा कि हम जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कुछ भी अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं तो उसको हम किसी टाइम पीरियड में बांध नहीं सकते। उसकी लाइफ हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि इसको 2 साल के लिए हम सिर्फ चलाएंगे, है ना, नहीं, 2 ईयर्स के लिए ही या फिर 5 ईयर्स के लिए नहीं, हम उसको सालों साल तक चलाएंगे, ऐसा सोचकर ही, एजम्पशंस लेकर ही उसको चलाते हैं। मीन्स उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का इनडेफिनाइट जो लाइफ है और एग्जिस्टेंस, उसका एग्जिस्टेंस कब तक है ये अपन को पता नहीं रहता है ना, वो चलती जाती है। और साथ में हमारा इंटेंशन यह भी नहीं रहता है क्या कि हम उसको अगले 2 साल में ख़त्म कर देंगे या लिक्विडेट कर देंगे, है ना। इंटेंशन लिक्विडेट करने का नहीं रहता है। लिक्विडेट का मतलब उसको समाप्त करना, लिक्विडेट करने का नहीं रहता है। और इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमने आगे पढ़ा था, यानी कि इसका रिलेवेंस अगर हम देखते हैं तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि जो फ्यूचर में जिनका हम बेनिफिट लेते हैं, है ना, ये पिछले वीडियो में हमने देखा था, उसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो उसको ज़रूर जाके देखिएगा आप, है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर हम अलग करते थे, किससे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर से करते थे। इसी वजह से करते थे क्योंकि हमको उसके फ्यूचर में बेनिफिट लेना है और हम कब तक लेंगे ये बता नहीं सकते। कौन सा कॉन्सेप्ट है ये, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। सेकंड, हम इसीलिए एसेट्स एंड लाइबिलिटी को अलग अलग रखते थे, है ना। इनको करेंट और नॉन करेंट एसेट्स बताते थे। करेंट वो जो कि 1 साल के अंदर अंदर पैसे में कन्वर्ट हो जाती थी, मनी में कन्वर्ट हो जाती थी, और नॉन करंट वो जो कि हमको फ्यूचर बेनिफिट देती थी। ठीक है, इसीलिए हम इसको अलग अलग डिफ़र करते थे। और थर्ड, इसी कॉन्सेप्ट की वजह से हम जो भी मशीनरी खरीदते हैं उनको बुक वैल्यू पर ही रिकॉर्ड करते हैं, उनको मार्केट वैल्यू पर रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ध्यान रखना, जो मार्केट वैल्यू पर रिकॉर्ड नहीं करते हैं, सिर्फ किस पे करते हैं, बुक वैल्यू पर ही इसको रिकॉर्ड करते हैं, इस पे नहीं करते हैं। चलिए एक बार और रिवीजन में करवा देता हूँ। क्यों गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एजम्पशंस ये बोलता है कि हम जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया है हमने, वो नियर फ्यूचर के लिए नहीं है, वो हम लॉन्ग पीरियड के लिए करते हैं, ना कि
उसको लिक्विडेट करने के लिए करते हैं। ठीक है, अपना ये इंटेंशन नहीं रहता है कि हम इसको 1 साल बाद हम इसको बंद कर देंगे। हमारा इंटेंशन उसको सालों साल तक चलाने का होता है। और इसके क्या क्या रिलेवेंस हैं, यानी कि हम इसी वजह से कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंस लाते हैं, और एसेट्स को हम नॉन करंट एसेट्स या फिर करंट एसेट्स में अलग अलग करते हैं। ठीक है, और इसी की वजह से जो भी हम एसेट्स खरीदते हैं उसको बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। किस पे करते हैं? बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, ना कि मार्केट वैल्यू पे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा एजम्पशंस है वो है, दूसरा जो एजम्पशंस है हमारा कंसिस्टेंसी एजम्पशंस। मतलब हमने जो साल के पहले में एक जो रूल्स या फिर गाइडलाइंस या फिर टेक्निक है ना, गाइडलाइंस या फिर टेक्निक या फिर प्रैक्टिसेस, एक बार जो अप्लाई कर ली उसको चेंज नहीं करना है, हमेशा ध्यान रखना। मतलब स्कूल में भी हमने अगर जो टाइम टेबल एक बार बना लिया है उसको सालों तक चलाना है, ना कि उसमें चेंजेस लाना है। मीन्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वन शुड सिलेक्टेड और adopted should be applied consistency year after year, है ना। हम इसको चेंज नहीं कर सकते। और अगर आपको चेंज करना है, यानी कि डिज़ायरेबल है, क्या है? डिज़ायरेबल, तो उसको अकाउंटिंग ईयर में उसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें पूरी तरीके से उसको डिस्क्लोज़ करना है। क्या करना है? डिस्क्लोज़ करना है। जो हमने अडोप्ट की है अगर उसमें चेंजेस आता है, ठीक है, अगर पहले तो चेंज नहीं आएगा, और अगर चेंजेस लाते भी हो तो डिज़ायरेबल अगर हो तो, यानी कि बेनिफिशियल हो टू द फर्म, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज़ करना है, ये ज़रूरी है। आगे समझ में कंसिस्टेंसी ये है कि अगर आपने जो एक बार प्रैक्टिसेस, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस अगर लागू कर ली है तो उसको फॉलो करना है ईयर टू ईयर। और अगर चेंजेस करने, यानी कि डिज़ायरेबल हो या फिर बेनिफिशियल टू द फर्म हो, तो हमको क्या करना है? उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज़ करना है। ठीक, इसका जो रिलेवेंस है, मतलब हम एक साल से दूसरे साल को कंपेयर करते हैं, है ना। मतलब नेक्स्ट ईयर या फिर एक साल से नेक्स्ट ईयर को हम कंपैरिजन करते हैं इसी एजम्पशंस के द्वारा। जो हमारा तीसरा एजम्पशंस है वो है एक्रूअल एजम्पशंस, है ना। अब ये क्या कहता है कि हमको जितने भी, यानी कि ऑल रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर रिकॉग्नाइज, यानी कि इनकी पहचान कब कर लेनी चाहिए, कब इनको रिकॉर्ड करना चाहिए? रिकॉग्नाइज्ड when they are earned और incurred, यानी कि जब हमको अर्न हो जाता है या फिर इनकर्ड होना चाहिए। रिसीव्ड का इसमें ज़रूरी नहीं है, है ना। जब अपन को कैश रिसीव्ड हो इसका, या फिर कैश पेमेंट ही हो, इसका कोई ज़रूरी नहीं है। या तो रिसीव्ड होता है या फिर पेमेंट करते हैं कॉस्ट को, तो इसका ज़रूरत नहीं है हमको। या तो पहले रिसीव्ड कर लिए तब अपन ने अर्न कर ली, या फिर बाद में अगर पेमेंट किया है तो इनकट तो हो गया है ना, तब हमको इसको रिकॉर्ड कर लेना है। मतलब इसको एग्जांपल से समझना। अगर आपने सेल किया है ना, प्रोडक्ट सेल किया कितने को? 15 अगस्त को। 15 अगस्त को क्या किया? सेल किया है, ठीक है। और क्या किया? क्रेडिट सेल किया है 15 अगस्त को। और आपके पास जो रिवेन्यू, यानी कि कैश जो आया है, कैश रिसीव्ड हुआ है 18 अगस्त को। तो आप कब का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे? आप 5 का करोगे, क्योंकि आपने जिस दिन सेल किया है आप उस दिन से उसको रिवेन्यू रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। इसको एग्जांपल्स एक सिंपली से समझना कि अगर आप रूम रेंट पे देते हो
तो आप महीने की 5 तारीख को पैसा चाहे आए ना आए, आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लोगे, है ना। 5th ऑफ एवरी मंथ क्या कर लोगे, रिकॉर्ड कर लोगे कि हमारा जो पैसा था वो पक गया है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे हमने अर्न करी या रिसीव्ड करी या नहीं हुई, परंतु हमने जब भी सेल किया है उसको रिकॉर्ड तभी करना है। ठीक, और इसका जो रिलेवेंस है, रिलेवेंस का मतलब इसी की वजह से हम जो कि रिवेन्यू और कंजप्शंस हैं, क्या है, रिवेन्यू और जो कंजप्शंस हैं उनको हम एक अकाउंटिंग यानी कि 1 अकाउंटिंग ईयर के अंदर ही, अकाउंटिंग ईयर यानी कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर, 1 अकाउंटिंग ईयर के अंदर ही रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, यानी कि मान लो हमने ये 15 अगस्त का जो ट्रांजैक्शन किया था और इसका जो हमारा अकाउंटिंग ईयर रहेगा वो कब से कब तक रहेगा, 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो इसके अंदर जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो उसी ईयर में रिकॉर्ड होना चाहिए। इसके लिए एक्रूअल एजम्पशंस लगता है। हमारा जो अगला यानी कि 4th प्रिंसिपल है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। चलिए, अभी तक हमने जो देखे थे वो थे एजम्पशंस, है ना। अब हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल में फर्स्ट है अकाउंटिंग एंटिटी, अकाउंटिंग एंटिटी यानी कि इसको हम एक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट्स के नाम से भी बोलते हैं, बिजनेस एंटिटी। अब इसका मीनिंग जो है, हम हमेशा ऑनर को उसके बिजनेस से यानी कि उसका जो भी बिजनेस है उसको हम क्या रखेंगे, सेपरेट। इन दोनों की जो स्थिति है अलग अलग है, सेपरेट रखना हमेशा। यानी कि हमारा जो बिजनेस है उसके पर्सनल ट्रांजैक्शन कभी भी बिजनेस में नहीं आएगा, इन दोनों का एग्जिस्टेंस अलग अलग है। इसीलिए हम जो फर्स्ट एंट्री करते हैं वो करते हैं कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ये कैपिटल किसका अकाउंट रहता है, ओनर का, ओनर का अकाउंट ही रहता है, इसीलिए इसको लायबिलिटी की तरफ यानी कि क्रेडिट शो करते हैं हम। ठीक है, कैपिटल में मैंने बोला था कि अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर, और ड्राइंग का भी बोला था कि अमाउंट पर्सनली यूज्ड बाय ऑनर। तो ऑनर क्या कर रहा है, उस बिजनेस से अगर पैसा निकाल रहा है तब अपन क्या लिखते हैं, ड्राइंग। ठीक है, अब ड्राइंग के टर्म में भी बिजनेस से जो पैसा निकाल रहा है तो ये इसका पर्सनल ट्रांजैक्शन हो गया। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों का जो एग्जिस्टेंस है वो सेपरेट है, यानी कि एन एंटिटी हैज़ सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स ऑनर। ठीक, सेकंड जो कि प्रिंसिपल है वो है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। अब ये क्या बोलता है, हमने पहले ही देखा था अकाउंटिंग की डेफिनेशन में कि हम रिकॉर्ड करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। ये प्रिंसिपल बोलता है कि हमको जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, है ना, ट्रांजैक्शंस है उनको एक्सप्रेस करना है या फिर रिकॉर्ड करना है उनके मनी के रूप में, जितनी उनकी वर्थ है। ठीक है, हम ये कभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे कि किसी एम्प्लॉय की डेथ हो गई तो उसको रिकॉर्ड करना है, नहीं, है ना। किसी मैनेजर ने स्ट्राइक कर ली या फिर उसके बीच में डिस्प्यूट हो गई, तो ये सब चीज़ें हमको रिकॉर्ड नहीं करनी है। हम सिर्फ क्या रिकॉर्ड करते हैं, इन चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं करना है। हम इसमें क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट को नहीं लेते हैं, है ना, इसको इग्नोर करते हैं। क्वालिटेटिव जितने भी एक्सपेक्ट है
उन सबको हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। ठीक है, इनको इग्नोर करके ही चलना है। बाकी क्वांटिटेटिव टर्म में, और वो भी मनी के टर्म में लेते हैं। ठीक है, किसमें, मनी के फॉर्म में। नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है वो है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। इसमें हमने देखा था कि अगर जो गोइंग कंसर्न में देखा था कि हमारा जो बिजनेस है वो लॉन्ग ईयर तक चलेगा, है ना। अब मतलब ये 15 साल तक भी चल रहा है, यानी कि 15 ईयर तक भी अगर रन कर रहा है, तो हम इसको मेज़र कैसे करेंगे, इसका जो रिजल्ट है वो कैसे देखेंगे, इसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, वो कैसे देखेंगे। इसलिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया, ये प्रिंसिपल लाया गया, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। इसको हम डिवाइड करेंगे एक एक साल में, जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है ना। और इस साल में इसको मेज़र करेंगे कि इस साल की परफॉर्मेंस कैसी रही, इस साल की जो बिजनेस पोजीशन है वो कैसी है। मतलब इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द लाइफ ऑफ इंटरप्राइज इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पीरियड सो दैट इट्स परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड इन रेगुलर इंटरवल्स। मतलब हम इस अकाउंटिंग पीरियड में इसको मेज़र कर सकते हैं, है ना, कि इसमें कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। जैसे कि आपकी क्वार्टरली एग्ज़ाम होती है ना, फिर हाफ ईयरली होती है, उसके बाद फिर फाइनल होती है। तो ये तीनों जो टर्म्स हैं, इन ड्यूरेशन में अपन को पता चल जाता है कि आपने कितना मार्क्स गेन किया है या आपने कितनी पढ़ाई की है। इसमें सब जो लूप होल्स है वो हम फाइनल में कवर अप करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे अकाउंटिंग पीरियड में हमको पता चल जाता है कि कितना पोजीशन है इस साल। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है, यानी कि फोर्थ हमारा जो प्रिंसिपल है वो है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। अब ये क्या बोलता है कि हमारे पास जितने भी हमने ट्रांजैक्शंस किए हैं, है ना, जितने भी एक साल के अंदर अंदर जितने भी ट्रांजैक्शंस किए हैं उनके सभी हमारे पास एविडेंस होने चाहिए, है ना, कि हमारे पास प्रूफ होना चाहिए उनका। फुल डिस्क्लोजर, जैसे आपने कुछ सेल किया तो सेल करने पर जितने भी आपके पास जो रिसिप्ट्स हैं या फिर उससे रिलेटेड कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन, उसमें आप देखोगे कि क्वांटिटी क्या है ना, क्या क्वालिटी है और यूनिट पर यूनिट क्या है, ये सब उसमें लिखा रहेगा। तो ये स्टेटमेंट यानी कि कौन से इंफॉर्मेशन वाले, मटेरियल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द एंटिटी शुड बी कम्प्लीटली डिस्क्लोज इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमें वो सब उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना ज़रूरी होता है, इसीलिए फुल डिस्क्लोजर एजम्पशंस यानी कि प्रिंसिपल बनाया गया है। फिफ्थ जो हमारा प्रिंसिपल है वो है मटेरियलिटी प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल बोलता है, हमें वो सभी मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज करना है जो कि यूज़र्स के लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है ना। वो इन्फॉर्मेशन क्या है, ज़रूरी है। तो उन नेसेसरी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना यानी कि मटेरियल फैक्ट्स को डिस्क्लोज करना ज़रूरी है। इर्रेगुलर या फिर इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को हमको कभी भी
डिस्क्लोज़ नहीं करना है अलग से, या तो उसको कवर अप कर लो उसी फैक्ट में, या फिर उसको अलग से डिस्क्लोज़ नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। मटेरियल प्रिंसिपल ये बोलता है कि हमको ऐसे ही फैक्ट, मटेरियल फैक्ट कंपलसरी डिस्क्लोज़ करना है जो कि हमने इस साल किए हुए हैं और जो कि नेसेसरी टू द यूज़र्स हैं और रिलेवेंट टू द यूज़र्स हैं। इसको हम एग्ज़ाम्पल से लेते हैं, यानी कि आपकी जो फर्म है उसके अंदर 50,000 का क्या हुआ है, एक्सपेंसेस हुआ है, ठीक है। पर ये उसके लिए रिलेवेंट है, किसके लिए, जिसका टर्नओवर 10 लाख हो, ठीक है। पर जिसका टर्नओवर इसके लिए रिलेवेंट है ना, पर जिसका जो टर्नओवर है यानी कि टीओ टर्नओवर 100 करोड़ हो, यानी कि 100 कोर्स हो, उसके लिए क्या 50,000 रिलेवेंट है, नहीं। तो हमको उसी को इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना है, मटेरियल को, फैक्ट को, जो कि रिलेवेंट टू द यूज़र्स है, ना कि इररिलेवेंट या फिर अनयूजुअल यूज़र्स के लिए वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगला जो हमारा प्रिंसिपल है वो है प्रूडेंस प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल बोलता है कि हमको हमेशा जो प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करना है, ठीक है, रिकॉर्ड नहीं करना है। हमें सिर्फ प्रोस्पेक्टिव लॉसेस को ही रिकॉर्ड करके चलना है, ध्यान रखना है इसमें। मतलब ये कि हमको जो फ्यूचर में होने वाले प्रोस्पेक्टिव यानी आगे नियर फ्यूचर में होने वाले जो प्रॉफिट है उनको कभी भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन के रूप में या फिर रिकॉर्ड करके नहीं चलना है, हमें सिर्फ लॉसेस को ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। और इसी कॉन्सेप्ट की वजह से हम जो स्टॉक की वैल्यू है वो जो उसका कॉस्ट और जिसकी कॉस्ट होती है और नेट रियलाइजेबल वैल्यू इनमें से जो कम रहती है यानी कि लोअर रहती है उसी को हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और इसी की वजह से हम प्रोविज़न बनाते हैं, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविज़न फॉर रिजर्व्स, इसी की वजह से बनाते हैं। नेक्स्ट 7th हमारा जो प्रिंसिपल है वो कॉस्ट प्रिंसिपल है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे कि हमको जो एसेट्स का हम रिकॉर्ड उसकी हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर एसेट्स में वो जब तक पुट टू यूज़ तक के जितने भी एक्सपेंसेस अगर होते हैं, मान लो आपने मशीनरी खरीदी है ना, मशीनरी खरीदी, अब उसको ले जाने का भाड़ा यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और फिर इंस्टॉलेशन यानी कि उसको स्थापित करने का, तो जितनी भी ये कॉस्ट आएगी इंस्टॉलेशन कॉस्ट, इन सबको प्लस करना है। पुट टू यूज़ तक के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उन सबको प्लस करना है और इसको रिकॉर्ड करना है। आगे बात समझ में? कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलता है कि हमको उसकी ओरिजिनल कॉस्ट के साथ साथ जितने भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट और पुट टू यूज़ तक के जितने भी कॉस्ट आ रही है उन सबको प्लस करके रिकॉर्ड करना है। आगे बात समझ में? ना कि उनको मार्केट वैल्यू के हिसाब से, जो कि आज की मार्केट वैल्यू चेंज हो सकती है, हमको मार्केट वैल्यू पे उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि आपने एक अकाउंटिंग पीरियड में जितने भी रिवेन्यू कमाई है, रिवेन्यू रिसीव की है, ठीक है,
वो उसके एक्सपेंसेस से मैच होना चाहिए। आ गई बात समझ में? उसके एक्सपेंसेस से मैच होना चाहिए, मतलब आपने जो एक्सपेंसेस किए हैं वो उसी रिवेन्यू के लिए किए हैं एक अकाउंटिंग पीरियड में। जैसे एग्जांपल से समझना कि आप सेल कर रहे हो, तो सेल करने पर आप फिनिश्ड गुड्स सेल कर रहे हो, है ना? फिनिश्ड गुड्स सेल कर रहे हो, तो उस सेल करने में आपको मटेरियल लगा, रॉ मटेरियल, वेजेस लगी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पावर लगा, तो ये सब उसी सेल से रिलेटेड है एक्सपेंसेस। मतलब आपने जो सेल करके रिवेन्यू कमाई है उससे रिलेटेड कितने एक्सपेंसेस है, मटेरियल हो गया, वेजेस हो गया, पावर हो गया, और बहुत सारे ऐसे फर्दर एक्सपेंसेस है, उन सब एक्सपेंसेस मैच हो रहे हैं उसकी रिवेन्यू से। तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट यानी मैचिंग प्रिंसिपल कहता है। और हमारा जो लास्ट प्रिंसिपल है वो है ड्वेल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। ड्वेल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। ड्वेल एस्पेक्ट प्रिंसिपल बोलता है कि हमको हमेशा दो साइड में रिकॉर्ड करना है। एक तो डेबिट, मतलब डेबिट और क्रेडिट। जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, कितने, जितने भी अकाउंटिंग ईयर में हमने ट्रांजैक्शन किए हैं उन सभी ट्रांजैक्शंस के उन ड्वेल एस्पेक्ट यानी कि दो इफ़ेक्ट देने हैं, टू साइड इफ़ेक्ट देने हैं। मान लो आपने मशीनरी परचेज़ की, क्या की? मशीनरी परचेज़ की। अब मशीनरी परचेज़ की तो आप इसकी जो एंट्री करोगे वो आपके पास आई क्या है? मशीनरी। मशीनरी अकाउंट डेबिट हो गया, और गया क्या? या तो कैश गया होगा या फिर बैंक से पैसे दिए होंगे, तो या तो कैश या बैंक, तो ये क्या हो गया? क्रेडिट साइड हो गया, और ये क्या हुआ? डेबिट साइड हुआ। आगे बात समझ में? तो ये हुआ ड्वेल साइड, ड्वेल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। और इसी अकाउंटिंग सिस्टम को हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम, जो कि आपका बुक का भी नाम यही है, डबल एंट्री सिस्टम। एक ट्रांजैक्शन को दो साइड रिकॉर्ड करना ताकि हमारा जो अमाउंट रहे वो दोनों साइड बराबर रहे, ठीक है। और इसी की वजह से हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन भी आएगी, जो कि एसेट्स इक्वल टू जितनी भी लाइबिलिटीज़ है, जो कि मैंने पिछले वीडियोस में समझा के रखी हो, और आपको लिंक भी इसके नीचे मिल जाएगी, या फिर आप आई आइकन पर जाकर भी क्लिक करोगे तो पिछले वीडियो को देख सकोगे। एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, ये डबल एस्पेक्ट यानी कि डबल एंट्री सिस्टम ही है। चलिए, तो यहाँ पर हमारे जो प्रिंसिपल्स यानी कॉन्सेप्ट और एजम्पशंस यहाँ पे एंड हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना तो भूलिए भी मत, ठीक है। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ।